जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, पिछले कई दिनों से झारखंड में ये चर्चा चल रही थी कि हेमंत सोरेन सरकार में कुछ न कुछ होगा, या तो सरकार का स्वरूप बदलेगा या पूरी सरकार ही बदलेगी। हेमंत सोरेन 5 दिन पहले दिल्ली जाते हैं, उसके बाद ये चर्चाएँ और शुरू हो जाती हैं और गर्म हो जाती हैं और तरह-तरह के कयास लगने लगते हैं। पहले सोशल मीडिया पर शुरू हुआ, फिर डिजिटल मीडिया पर आया, उसके बाद नेशनल मीडिया और अखबारों में भी आ गया। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 10-15 दिन पहले, जब बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक एक टिप्पणी करते हैं और हाइड्रोजन बम और तमाम बम की चर्चा करते हुए कहते हैं कि झारखंड में एक सुतली बम फटेगा और कांग्रेस साफ हो जाएगी। उसके बाद से ये चर्चाएँ शुरू हुई और जिस तरह से हेमंत सोरेन दिल्ली गए अपनी पत्नी के साथ चार्टर्ड विमान से, उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव भी थे। लेकिन 5 दिन ये लोग दिल्ली में रहते हैं और कोई सरकारी, गैर-सरकारी कार्यक्रम है, आयोजन है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट रहता है मामला। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आते हैं कल, फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी पार्टी ज़रूर बोल रही है कि झारखंड झुकेगा नहीं और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की चाल है। इसके उस पूरे कन्फ्यूजन के बीच आखिर मामला असल में क्या है? अगर ये धुआँ इतना है तो आग कहीं से ज़रूर उठी होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए पंकज प्रसून जी हैं, आप सब इनको जानते हैं, बहुत प्रखर पत्रकार हैं और अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ शशि सिंह जी हैं, द स्टेट्समैन के झारखंड ब्यूरो चीफ हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, अंग्रेजी के पत्रकार हैं, इनका देखने का नज़रिया थोड़ा अलग होता है हिंदी वालों से। तो शशि जी आपका स्वागत है, पंकज जी आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत पंकज जी से ही करते हैं कि पंकज जी क्या है ये जो चल रहा है पिछले 10-15 दिनों से? ये सिर्फ धुआँ ही धुआँ है कि आग भी है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहां से शुरू करूंगा कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन अगर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो इस बात की रत्ती भर भी संभावना है कि वो अपनी बातों को लीक करेंगे किसी दूसरे के सामने। मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी तो नहीं 0%। बता रहे हैं। ये भी तो तो नहीं मिल स्वीकार कर नहीं रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मुलाकात हुई है, ये मैं आपको श्योर शॉट बता रहा हूं, 100% मुलाकात हुई है। तो छुपा क्यों रहे हैं? मुलाकात हुई है, नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे ना। देखिए क्या होता है, कभी कभी खामोशी लाख टके की होती है, बोल देना हल्का हो जाता है। तो ये जो खामोशी है ना, वो रणनीति खामोशी है। एक बात हमेशा याद रखिए, आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन है। जी, और बिल्कुल। ये सब जो लिख रहे हैं ना कि झुकेगा नहीं, हमेशा खड़ा रहेगा, ये सब इनको कुछ नहीं पता है। ये तो हम ही लोग से पूछ इनको रहे हैं नहीं, उल्टा। इसलिए मुझे और एक बात जान जाइए, झारखंड भाजपा के नेताओं को भी कुछ नहीं पता। बिल्कुल। सब हवा में तीर मार रहे। कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता। सिर्फ चार चार पांच लोगों को इसकी जानकारी है और एक दो लोग और ऐड कर सकते हैं जो उस पूरे लूप में है, उनको सिर्फ पता है और वो सब खामोश है। वो क्यों बताएंगे? और वो ऐसे लोग हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन है, ये सब से बात लीक नहीं होगी। तो इसलिए जो भी पत्रकार लिख रहे हैं कुछ होगा या नहीं होगा, वो सिर्फ कयास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बड़ा अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सी इत्तेफाक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी दिल्ली में हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में हैं, उसके बाद मिथिलेश ठाकुर भी कुछ दिनों पहले दिल्ली में थे, कल्पना सोरेन भी दिल्ली में हैं, राज्यपाल भी दिल्ली ही पहुंच गए हैं। एक इत्तेफाक हो तो आदमी समझे, लेकिन यहां राज्यपाल तो इत्तेफाकों की जब वो हर राज्यपाल तो किसी के कहा जा बारे में रहा है अलग कहानी है। वो हर किसी बेटे के की बारे में शादी का अलग न्योता कहानी है। लेने गए। जी, हाँ, बेटे की शादी का न्योता है और ये गृह मंत्री उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जी, जी। ये एक बात जान जाइए, हर किसी का अलग बहाना है। जैसे हेमंत सोरेन निजी यात्रा पर, कल्पना सोरेन के पिता बीमार, मुख्य सचिव का कुछ पर्सनल काम, मिथिलेश ठाकुर का कुछ अलग काम, इनका बेटी का शादी। आप क्या बोलेंगे कि हमारे, अच्छा आप उम्मीद क्या करते हैं कि बोलेंगे कि सही में इसी काम के लिए गए थे? कुछ ना कुछ तो वो अलग बोलेंगे ना। ये दूसरा इत्तेफाक। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कुछ नहीं होता तो अब तक हेमंत सोरेन डिनाई कर चुके होते, पिछली बार किया था। हेमंत सोरेन 15 दिनों से खामोश नहीं रहेंगे। यह पूरा सब जब प्रकरण चल रहा है, अजय आलोक से लेकर और एयरपोर्ट पर उतरने तक, पत्रकारों के दौड़ने तक, आपने पिछली बार कब देखा है कि हेमंत सोरेन पत्रकारों को देखते ही गाड़ी में बैठ गए? कभी देखा था? जी, अरे कम से कम नहीं यही देखा। बता देते कि
यही बता देते कि पारिवारिक कुछ समस्या थी या बर बीमारी था, ससुर बीमार थे, यही सब कुछ बोल कर निकल जाते। कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ गया। इसलिए मैंने कहा रणनीति खामोशी है। और बाकी जो यहां लिख रहे हैं नहीं झुकेगा तो ये करेगा, अब राजेश ठाकुर का एक इंटरव्यू आएगा, उनको क्या पता कि क्या हुआ है कल्पना सोरेन और गृह मंत्री के बीच बातचीत में, या फिर जो भी कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं अलग अलग नेताओं के, हम कहे कुछ जानकारी है तो बाद में वही पूछते हैं फोन करके, आप बताइए क्या, जब पता नहीं है तो काहे लिख रहे हो, थोड़ा दिन खामोश रह जाओ, बोल लेने दो। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का क्या बिगड़ जाएगा अगर वो स्थिति साफ कर देंगे तो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसेस में सारा काम है, और जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा नहीं बोलेंगे। जब बातचीत चलती है तो कुछ बातचीत होती है ना दोनों तरफ से। अब कोई ये कह देगा कि कुछ बात ही नहीं हुई, ये भी झूठ है। अगर कुछ बात नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के पास और अमित शाह के पास इतना टाइम है कि चाय पिलाने के बुलाए हैं कि आ जाइए पति पत्नी मेरे घर पे। लेकिन तो सवाल है जब कि प्रोसेस में बात है, जब प्रोसेस में बात है और बीच में फिर खरमास वगैरह है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर बात बनेगी तो ठीक, नहीं बनेगी तो हेमंत सोरेन खुद कह देंगे कि नहीं झुकेगा साला। चलिए नहीं झुकेगा वो तो ठीक है, लेकिन मुलाकात हुई कि नहीं ये दोनों पक्षों से बिल्कुल 100% हुई है, 100% मुलाकात हुई है। कोई बोल दे कि नहीं मुलाकात हुई तो मैं जो कहे सो, मुलाकात तो हुई है। हाँ, बात क्या हुई मतलब है ये हमें भी नहीं पता। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई स्टेट इंटरेस्ट की बात हो या कुछ ऐसी बात हो कुछ भी जिसको हो सकता सार्वजनिक है। किया जाना हो, क्योंकि दोनों पक्ष गोपनीयता बरत रहे हैं अगर मुलाकात हुई है तो, बिल्कुल क्योंकि मैं तो नहीं जानता हुई बिल्कुल। कि नहीं हुई। शशि जी से अगर बात देखिए करते थे जी, जी, शशि जी अभी की तरफ से शशि जी आते हैं को तो शशि जी ने एक पोस्ट लिखा है, बड़ा सारगर्भित पोस्ट है और बहुत समझदारों के लिए भी समझने की बात है कि क्या है उसमें। लेकिन उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये दोनों की आपसी सहमति से ही जो होगा सो होगा, और दोनों बिल्कुल के कदम अभी कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मार्च पास्ट है ये इन दोनों दोनों के कदमों पर चल रहा है, बाकी किसी को कुछ पता है नहीं, किसी को पता रखने की जरूरत भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि सही में कुछ है या सिर्फ ऐसी हवा उड़ रही, हवा उड़ा के भी किसी को क्या मिलना है? बीजेपी को पता है कि 4 साल तक उसका कोई यहाँ सीन दिखाई नहीं दे रहा है। जेएमएम को भी पता है कि उसकी बहुमत की सरकार है, और कांग्रेस के अंदर तो छटपटाहट है। केसी वेणुगोपाल ने कल एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैंने हेमंत सोरेन से बात की। अरे क्योंकि जब सब कुछ ठीक था, आपको पता ही सब कुछ ठीक है, तो बात करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? तो ये मामला देखिए कहीं ना कुछ समथिंग इज फिशी, जो छुपाया जा रहा है जनता से और बाकी लोगों से। क्या आप इस पर सोचते हैं? क्योंकि आप जो आज लिखे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ सोचने वाली बात तो है। इसको मैं थोड़ा राजनीति पे बाद में बात करूंगा। इसको जरा व्यापार और पारिवारिक माहौल के हिसाब से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी अब हम सब जिस तरह के परिवेश से हैं, ये यहाँ के सारे राजनेता भी लगभग लगभग उसी परिवेश के लोग हैं। हमारे घरों में आप देखेंगे कि अगर पत्नियां वैसे तो बहुत हमें हम पे रोक टोक नहीं रहता है, लेकिन अगर दोस्त बुरे हों और उन दोस्तों की वजह से अगर आप परेशानी में पड़ जाते हैं और उस परेशानी के समय आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है और आपकी पत्नी या आपकी जो संगिनी है वो आपके साथ मजबूती से खड़ा होती है और आपको उस मुसीबत से निकाल लाती है, तो उसका हक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और आप पे दावेदारी और वो आपको थोड़ा अपने हिसाब से, मतलब आप फिर वो मनमौजी नहीं कर पाएंगे और उसका ताना यही रहेगा, मतलब फिर ही उन्हीं लफंदरों के साथ जाओगे वाला माहौल हो जाता है। तो पहली बार यही हुआ था। हेमंत सोरेन की संगत सच में खराब थी, बड़ी मुसीबत से निकल के आए और इस समय एकदम हीरो वाली एंट्री कल्पना सोरेन की तो बिल्कुल रही, और हीरो वाली एंट्री में उनने परिवार को भी संभाला, पति को भी संभाला, पार्टी को भी संभाला और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो आगे इस पूरे जो बनावट है उसको कहीं से भी अगर किसी तरह का नुकसान होने का दिखेगा तो वो मतलब समझिए कि घर में इस पे उठापटक होगी। यहाँ तक कि मेरी जानकारी तो ये भी है कि जब बिहार में जब इन लोगों की रैली हुई थी महागठबंधन वालों की, तो जी मैडम को सर का वहाँ जाना ठीक नहीं लगा था। इस बात को लेकर घर में शायद अनबन भी हुई थी, मतलब ये सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ। तो जी ये पारिवारिक मामला है कि भाई मुसीबत में थे तो कोई तो साथ नहीं था, तो अब कोई भी तुम्हारा नहीं है मेरे सिवाय। और इसमें भी ये महिला आगे बढ़ के नहीं चीजों के, मतलब अपने पति को दबा नहीं रही है, पति को एम्पावर्ड कर रही है। आप बिल्कुल सोचिए एक 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 मतलब
कल तक जो सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल नहीं थी, साल 1.5 साल में किस तरीके से वो भर के आई है कि घर में ढेकी चलाने से लेके यूरोप में अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। ये भारतीय राजनीति में बिल्कुल नई चीज हो रही है। सबने मजबूत मैं आपको जरा टोकता हूँ, मैं टोक रहा हूँ आपको। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अमूमन या तो स्त्रियां, जैसा हम देखते हैं घर में, या तो दबी रहती हैं, पति स्वेच्छाचारी हो, कुछ भी कर रहा हो, टोकती रोकती नहीं है, या फिर बिल्कुल डोमिनेट कर जाती है कि मतलब पति एक तरह से जो, हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये डोमिनेट नहीं कर रही है, पति को एम्पावर्ड कर रही है, उसके पीछे खड़े होकर और उनको एक सही सलाह देकर एम्पावर्ड कर रहे हैं कि आप सही राजनीति करिए, सही लोगों की संगति में रहिए। जी यस। अब दूसरा पक्ष जो है व्यापारिक दृष्टि से सोचते हैं कि अब ये सब कुछ जो भी चल रहा है, इसमें आप हमें बताएं कि ऐसा क्या लाभ होगा हेमंत सोरेन को, जो ये बंधी बंधाई मतलब एकदम से जो एक छत्र राज है इनका, यहाँ पर क्यों दबाव की राजनीति में घुसना चाहेंगे? यहाँ कांग्रेस आज इनको कुछ कर नहीं सकता, जेडीयू इनको कुछ कर नहीं सकता, इनको जो मन आएगा वो करेंगे, इनके पास बहुत जबरदस्त बहुमत है। ऐसे में काहे को बीजेपी वाले को अंकुश में जाएंगे और इससे इनको क्या मिलना है? मुझे तो कुछ विशेष दिख नहीं रहा है। कहने को लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत में राज्य की जो है अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, तो इसके लिए तो भाई सिर्फ झारखंड की नहीं गड़बड़ाई हुई है, पंजाब की इससे ज्यादा बुरी हालत है, केरल की भी मतलब जो है डिफिसिट में चल रहा है, बंगाल की भी वही हालत है। तो ये कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है कि एकदम से आप सरेंडर कर जाएं। सरेंडर करने जैसी कोई स्थिति इनके सामने है नहीं। अब अगर ईडी और सीबीआई का भी डर दिखाया जाए तो केंद्र सरकार ने वो देख लिया है कि इनको गिरफ्तार करना उनके लिए मतलब नुकसान का ही सौदा हुआ, फायदा नहीं है। पिछली बार तो फिर भी इनके पास दिक्कत थी कि अपना कोई नहीं था। इस बार तो भैया मतलब अगर आप इनको जेल में डालते हैं, ये आदमी और बड़ा हो जाएगा, ये आदमी और बड़ा हो जाएगा, और ऑलरेडी पत्नी तैयार है, उस कुर्सी पे बैठ सकती है आराम से। तो इसमें इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि फायदा क्या है। सिर्फ एक बात के लिए मतलब हो सकता है इनसे तालमेल बिठाने का जो इकलौता कारण मुझे समझ आ रहा है कि मिशन बंगाल बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये जो जेएमएम है एक रोल प्ले कर सकती है। मुझे दिख रहा है कि ये ओवैसी की जो पार्टी है उस तरीके से कुछ इनके साथ तालमेल हो कि ये दोस्त जैसे ना दिखते हुए भी भीतर खाने में दोस्ती हो, कुछ 20-25 सीटों पे बंगाल में लड़े और कुछ एक थर्ड एंगल बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा कोई कारण मुझे दिखता नहीं है कि इनको इनके बीजेपी के साथ जाना चाहिए। जी तो हाँ पंकज जी बोलिए। हाँ देखिए, शशि जी ने सवाल बहुत किया है, बहुत अच्छा सवाल है। उसी सवाल को मैं उलट देता हूं। कांग्रेस के साथ रहने से हेमंत सोरेन को क्या फायदा? पहली बात कि नहीं, मैं इसलिए कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान जो हुआ वो सबने देखा। आरजेडी कांग्रेस ने क्या किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एम्बिशन है कि हमारी मान्यता भी राष्ट्रीय दल के रूप में हो। ये चाह रहे थे कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां जहां हम कुछ सीटों पर लड़े ताकि हमें कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। हमारे झारखंड का इलाका जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बिहार में तो जड़ में मट्ठा डाल दिया, और कैसे डाला वो सबने देखा। अंतिम समय तक वादा करते रहे कि सीट देंगे देंगे देंगे, और जब लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन आया तो सीधे बोला कि हम आपके हैं कौन, ये बोल दिया। उसके बाद बड़ा तिलमिला के सुप्रियो दा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अब बंगाल और उड़ीसा ये दोनों आते हैं। बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर ऑफर दे तो इनकी कुछ सीटें बन सकती हैं, 1 बने, 2 बने, 3 बने, जो भी है। एक ये है, अगर ये बनता है गठबंधन तो उड़ीसा में भी एक्सटेंशन की संभावना है। कांग्रेस से तो इन्हें कुछ नहीं मिलना, ना पैसा मिलना है, ना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना है, ना ये। दूसरी बात की हर्डल क्या है, क्यों नहीं जाएंगे? मुसलमान वोट और ईसाई वोट। कल ये कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, बोला इनका वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। मैंने कहा कि वो वोट बैंक उनका नहीं है मालिक, ये आपका वोट बैंक है, ईसाई कसाई का। आप चिंता मत कीजिए उनकी। जिस दिन आज हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी झामुमो अलग होगा ना, तो ईसाई कसाई उनके साथ नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा। ये बात हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों समझ रहे हैं। तो जितना वो कटेंगे ना उतना ऐड हो जाएगा बीजेपी का। दूसरी बात में आपने बड़ा अच्छा बोला कि व्यापार, बड़ा अच्छा शब्द था। जो फाइनेंशियल स्टेटस तो हम जानते हैं, आपने कहा थोड़ा खराब है, मेरा मानना है बहुत ज्यादा खराब है। और इतना ज्यादा खराब है कि
अगले साल का बजट जो पेश होगा ना, वो देख लीजिएगा कि अगर नहीं कुछ हुआ तो क्या स्थिति आती है। प्लान एक्सपेंडिचर को खर्च करने के लिए पैसे नहीं, प्लान एक्सपेंडिचर मतलब कि सरकार के जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनको सैलरी देना आफत हो जाएगा। मैया समान योजना बंद नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज्यादा पॉलिटिकली वो उसको मार्केट हुआ है वो योजना कि ये कर नहीं सकते। तो आएंगे कहां से पैसा, कब तक टाटा से कर्ज लेके काम चलाएंगे, और वो कोई विकल्प तो है नहीं। राज्य जो है वो दिवालिया होने की स्थिति में है। आपने कहा थोड़ा नहीं खराब है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हो सकता है कि जो मुलाकात हुई होगी कुछ फंड वगैरह लेने को लेके हुई हो, ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि पैसे वैसे की बातचीत हुई होगी। लेकिन केंद्र सरकार ने मेरी जो सूचना उसे साफ मना कर दिया है कि आप जब तक मुझे दिखाओगे नहीं कि कहां कोई खर्च करने वाले हो, तब तक मैं दूंगा नहीं, मैं आपको लुटाने के लिए पैसे नहीं दूंगा। और इसीलिए ये खिजरी के जो कांग्रेस विधायक है बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि कोयला रोक देंगे तो लोहा रोक देंगे, तांबा रोक देंगे, तो रोक के दिखा दो। आज तक क्या नहीं रोकी, नहीं हो सकता। ये सब बेकार की बात है। तो पहली बात फाइनेंस, दूसरा पार्टी एक्सपेंशन, तीसरी बेइज्जती बिहार में, और चौथा व्यापार। अब ये कोडवर्ड है, कुछ परिवारों का व्यापार दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ है और वहां भी थोड़ा सा किसी को भी अपने व्यापार में हानि पसंद नहीं आता। ये निजी चीज है, दर्शक समझ गए होंगे जो समझदार है। नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो है भाई साहब। क्या आपको लग रहा है ये जो चीजें जो है पाइपलाइन में, वहां तो फंसी कहाँ है चीजें, क्या दिक्कत आ रही है? मुझे लगता है कि अभी ऑन प्रोसेस है, सामने वाले का कुछ बातचीत हुआ होगा। अभी जब तक पूरा फाइनल नहीं होता तब तक नहीं कह रहे। 3 थ्योरी चल रही है, या तो हमारे साथ बनाओ, हमसे एलर्जी है तो अपनी सरकार बनाओ, क्योंकि हमारी जो दुश्मनी है झामों से है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफर है कि हमारी दुश्मनी तो झामों से है नहीं, हमारा तो कांग्रेस मुक्त भारत बड़ी लड़ाई है, हमारी बड़ी लड़ाई बंगाल है। तुम काहे के लिए झूठ मूठ का क्रांतिकारी बने हुए हो? यस, ये तो या तो अपना बना लो, या तो अपना बना लो, या हमारे साथ आओ, और नहीं तो जो चला रहे हो चला लो। और ये जो चलाओगे तो समझ में आ रहा है कैसा चला रहे हो, ये तुमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1.5 साल हो गया, 3.5 साल और खींच लो, उसके बाद क्या होगा कालिया, और केस बहुत सारे एक्टिवेट होने वाले हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ एक चीज है कि मतलब कि आप मेरे साथ आ जाओगे तब हम आपको चीजें देंगे, ये थोड़ा सा ना मतलब ठीक नहीं लग रहा है। भाई राज्य है, अगर जो देना है तो फिर आपको देना है, नहीं देना है तो फिर आपके साथ आने के बाद में आप नहीं दे सकते। ये मतलब संवैधानिक व्यवस्था है। उसके बाद अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ करते हैं तो बात अलग है। हाँ, ये बात आपने सही कही कि मतलब इनकी महत्वाकांक्षा अपने राज्य से बाहर जाने की है, उसमें ये तालमेल इनको फायदा दे सकता है। कांग्रेस मुक्त भारत वाली जो रणनीति है और बंगाल का जो एजेंडा है, ये इसमें थोड़ा सा वजन जरूर है, लेकिन इसमें एक छोटा सा खतरा है। कांग्रेस को यहाँ से अभी निकाल करके और सारे दलों का इकट्ठा हो जाना, विपक्ष का पूरा स्पेस कांग्रेस को देना, ये कोई समझदारी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पुनर्जीवन मिल सकता है। अभी आपने कहा ना कि मतलब मुस्लिम और ईसाई इनके साथ इनका वोटर नहीं है, यहाँ मैं थोड़ा सा असहमत हूँ आपसे। मतलब ईसाई आधा आधा जरूर हो सकता है, लेकिन मुसलमान जेएमएम का नहीं होगा। वो कांग्रेस अब घोषित तौर से मुस्लिम पार्टी हो चुकी है, और जो विपक्ष जब ये इनके साथ है तब भले मिल जाए, लेकिन अगर ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे ना तो फिर कांग्रेस तो फिर मुस्लिम इनके साथ नहीं रहेगा। जहां भी उनका कैंडिडेट मिलेगा वो अपने लोगों के साथ जाएगा, तो पूरा का पूरा विपक्ष का मैदान कांग्रेस के लिए अकेले खाली मिल जाएगा, वो उसका फायदा होगा। हाँ, इसका मतलब इस वायरस का जो मिल सकता है वो ये होगा कि फिर विपक्ष के स्पेस में किसी और को भी डाला जाए। वो कौन हो सकता है? तो विपक्ष के स्पेस में सुदेश महतो की पार्टी को धकेल दो, जयराम महतो, सुदेश महतो, सुदेश महतो और कांग्रेस, इन तीनों को विपक्ष के स्पेस में धकेलिए, तब जाकर के ये वाला मामला बैठेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, जब से झारखंड बना है तब से बीजेपी की एक खास जमीन हुआ करती थी, और बीजेपी कभी पिछले शुरुआत में देखिए जब झारखंड बना था तो 30 सीटें थी, उसके बाद भी 30, 32, 29 सीटें आती रही बीजेपी को, और जेएमएम को भी कमोबेश 17, 18, अब तो लगा पिछले 2 चुनावों से ज्यादा सीटें आ रही, 30 से ऊपर आ रही है। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो
9 का जो चुनाव था, जिसमें बीजेपी को भी 18 सीटें आई थी और जेएमएम को भी 18 सीटें आई थी। इनको छोड़ के आप हर चुनाव में जो बीजेपी और जेएमएम की सीटें जोड़ेंगे तो ये बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। तो स्पेस जहाँ तक सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी ने सरकार बनाई है और उसके सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी के को अच्छी खासी सीटें आई हैं, जेएमएम को भी अच्छी खासी सीटें आई। तो ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा नंबर है या सारे आदिवासी चले जाएँगे कांग्रेस की तरफ या सारे मुसलमान चले जाएँ, क्योंकि मुसलमानों में भी जेएमएम का स्टेक है, आजसू भी स्टेक रखता है। तो और एमआईएम भी अभी देखिए जैसे बिहार में उसने रिवाइव कर लिया जब उसको महागठबंधन में जगह नहीं मिली, अकेले लड़के उसने 5 सीटें ले आए। तो जो सत्ता का समीकरण है और चुनावी समीकरण है वो बहुत सारी चीज़ों पर प्रभावित भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दबाव की राजनीति कि हम तुमको कुछ देंगे, तभी देंगे जब तुम हमारे साथ आओगे। ये तो कहीं एक कारण नहीं बन रहा है कि हेमंत सोरेन के दिल में कहीं न कहीं ये हिचक है कि अगर हम आ जाते हैं और फिर भी नहीं मिलता है या ये लोग वादा करके देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ईडी की अब नई कार्रवाई शुरू हो गई। शराब घोटाले में कल एक एसीआईआर दर्ज हो गया, उसके पहले नरेश केजरीवाल जो कई राजनेताओं के सीए हैं, खास करके कांग्रेस के कुछ नेताओं के रहे। एक चीज और है, शराब घोटाला वाला जो मामला है वो एसीबी ने शुरू किया था, हेमंत सोरेन ने शुरू करवाया था और वो मामला छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर ज्यादा स्टेक है। यहाँ पे झामुमो का कोई नहीं फंस रहा है शराब घोटाले में। एक चीज में वो थोड़ा टेक्निकली अलग मामला है। प्रसून जी, एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मतलब अभी एक एलिमेंट को हम लोग भूल रहे हैं जो दोनों दलों के लिए मतलब दोनों दलों के लिए वो परेशानी टाइप की चीज हो रही है। 2 लोग घूम रहे हैं जो हेमंत सोरेन के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। एक तो विनय चौबे और दूसरे गुप्ता जी। ये जो 2 लोग यहाँ से गए, मतलब इनकी जो दुर्दशा हुई है, अब इनके निशाने पे क्या है पता नहीं। मतलब लोग तो कह रहे थे कि कोई इनके पास पेन ड्राइव लेकर के घूम रहे हैं गुप्ता जी, और चौबे जी ने भी लगभग सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही दिया है। तो ये नकेल के, मतलब गुप्ता चौबे एक नकेल की तरह से काम आने वाले हैं। अब ये एंगल क्या काम करेगा बार्गेनिंग में, मतलब हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन हो सकता है। गुप्ता जी तो जानिए क्योंकि चौबे तो बर्बाद हो गए। अनुराग गुप्ता जी सर, गुप्ता जी, हाँ, एक बात मैं और आपको बताता हूँ, एक बात और बता रहा हूँ। विनय चौबे जेल गए, उनको एसीबी ने पकड़ा है, तो जाहिर तौर पे जब विनय चौबे उस सिस्टम में काम कर रहे थे तो कुछ तो उनके पास भी होगा ही ना, और बेइज्जती तो हो गई ना, जेल तो चले गए। अब इनके पास ऑप्शन है केंद्र ये प्रतिनियुक्ति पर जाने का, तो क्यों ना केंद्र के साथ ही अपने रिश्ते अच्छे रखेंगे। समझ रहे हैं बात? क्योंकि तो धोखा मिल चुका है। और एक चीज और सर, मैं पॉलिटिकल ये चीजें बता रहा हूं, 2 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने झारखंड के आंदोलन में शामिल हुआ, खुलकर साथ थी झारखंड बनने के मामले पर, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी। बाकी कांग्रेस, आरजेडी ये सब तो विरोध कर रहे थे झारखंड का। तो नरेटिव यह है कि मेरी बेइज्जती कर दी बिहार में, नरेटिव यह है कि जिन्होंने झारखंड को बनाया उन्होंने हाथ मिलाया, नरेटिव यह है कि पूरे देश का आदिवासी अब एक तरफ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जाए, उड़ीसा हो जाए, झारखंड हो जाए, बंगाल का भी आदिवासी अब आ ही जाएगा। तो एक तरफ है, ये एक नैरेटिव है जो कि बीजेपी को सूट करता है। 11 करोड़ है सर आदिवासियों की आबादी पूरे देश में। ये सिर्फ राजनीति सिर्फ झारखंड की राजनीति नहीं है, ये देश स्तर की राजनीति है कि दलित और आदिवासी कहां है। लेकिन उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए फिर मतलब हेमंत सोरेन को अपना जो अस्तित्व है उसको विलीन करना पड़ेगा। वही पर आके समस्या है। शशि जी, 2 चीजें अभी हाल के दिनों में सामने आ रही है। एक चीज तो हो गई है, दूसरी की चर्चा हो रही है। पहले जो असम में जो बसे हुए आदिवासी हैं, जिनमें झारखंड के भी बहुत आदिवासी हैं, जिनको जमीन पर रहने का मालिकाना हक दे दिया गया है। ये बंगाल से भी गए हुए आदिवासी हैं और झारखंड से भी गए हुए आदिवासी हैं, करीब लाखों की संख्या में वहां रहते हैं। दूसरा, गुरु जी को भारत रत्न देने की चर्चा शुरू हो गई है और ये चर्चा अनायास नहीं है। जेएमएम का डिमांड पहले से था, लेकिन अब दिल्ली से आवाज निकल के आ रही है कि उनको भारत रत्न मिल सकता है। तो ये क्या पर्याप्त कारण नहीं है कि जेएमएम को अपने पाले में लाने के लिए और आदिवासियों को भी एक सहानुभूति उनकी अर्जित करने के लिए ये एक बड़ा कदम हो सकता है? सर डायरेक्शन देखिए ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला एक डायरेक्शन, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की चर्चा दूसरा डायरेक्शन, असम में वन पट्टा देना तीसरा डायरेक्शन। पता नहीं चल रहा है कि हवा किस ओर बह रही है।
तो कुछ ना कुछ तो धारा पकड़ ही के कुछ बात तो कर सकते हैं ना हम लोग, कि जी अचानक जी। इतनी मेहरबानी तो नहीं हो सकती ना। तो क्या और आपको इसलिए शशि मैंने जी कहा कि इसमें अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रोसेस में है। तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, सामने वाला हाँ नहीं कहता, ग्रीन सिग्नल नहीं देता, अगर हाँ कह दिया तो ठीक, और ना कह दिया तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। हाँ, शशि जी आपको क्या लग रहा है कि चूंकि जेएमएम बहुत ज्यादा बहुमत के साथ महागठबंधन सत्ता में, जेएमएम के पास अकेले 34 सीटें हैं, 7 सीटें कम है सिर्फ बहुमत से। तो छोटी मोटी बातों से या छोटे मोटे प्रलोभन से, छोटे मोटे ऑफर से वो जाने वाले नहीं एनडीए के खेमे में। उनको कोई बड़ा सॉलिड ऑफर चाहिए और बड़ा एक्सक्यूज चाहिए ताकि वो अपने मतदाताओं को और जनता को ये नहीं, बता एनडीए के सकें। खेमे में नहीं जाना है सर, एनडीए के खेमे में नहीं जाना है, अपनी आप सरकार बनानी है आप इनको। आप जाए चाहे न जाए, आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, पब्लिक तो जान रही है और हम लोग जैसे लोग बैठे हैं बताने के लिए। तो ये इनको एक सॉलिड ग्राउंड चाहिए, एक बड़ा एक्सक्यूज चाहिए कि आखिर हमने कांग्रेस से और आरजेडी से नाता तोड़ा तो क्यों तोड़ा। आरजेडी से नाता तोड़ा है तो ऑब्वियस रीजन है, सब जानते हैं कि क्यों तोड़ा। लेकिन कांग्रेस से अलग होने के लिए उनके पास एक बड़ा एक्सक्यूज चाहिए, क्योंकि वोटर दोनों का एक जैसा ही है, दोनों का आदिवासी और मूलवासी वोटर है। तो इसको आप क्या लगता है? बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ पर देखिए, अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, अगले 2-3 साल की राजनीति नहीं हो रही है, ये अगले 20-25 साल की राजनीति सेट करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए इतना टाइम भी लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ से आप एक अलग तरह के नैरेटिव में घुसने जा रहे हैं। ये समय इसीलिए लिया जा रहा है और कोई कारण नहीं है। 2-3 साल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4 साल इनको कोई हिला नहीं सकता, बहुत अच्छी मेजोरिटी में इनको कोई दिक्कत, और 4 साल किसी तरीके से चला ही लेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन की उम्र बहुत कम है राजनीति के हिसाब से, एकदम अभी युवा हैं। इनके सामने आगे की 20 साल की राजनीति है। तो अगले 20 साल की राजनीति में तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिएटिव फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से मतलब नीतीश कुमार एक का जो मॉडल है, या फिर जो नवीन पटनायक का मॉडल जो उड़ीसा में था, जो दोनों को सूट करता था, तो ऐसा ही कोई क्रिएटिव मॉडल बनाने में दोनों पक्ष लगा हुआ है, जिससे कि सबके लिए विन विन सिचुएशन बन जाए। ये अगले 2-3 साल की राजनीति नहीं, ये 20-25 साल की राजनीति की तैयारी चल रही है, समय लगेगा। कुछ तो पक रहा है, ये बात सही है, और यही पक रहा है। हाँ, क्योंकि ये भाजपा भी जानती है कि हेमंत सोरेन अब झारखंड की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं और जेएमएम एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसको आप साइडलाइन अब नहीं कर सकते। नहीं, उसके बिना और एक चीज और है, एक चीज और है कि बीजेपी यूनिट में यहाँ देख लिया ना परख के, अब केंद्र को भी समझ में आ रहा है कि जो हमारा वाला जो घर है उससे तो बैलगाड़ी नहीं खिंचाएगा, तो कोई बढ़िया बैल को लाके जोत दिया जाए अपनी गाड़ी में। भारत भर में अगर राज्य यूनिट्स की बात की जाए तो सबसे नकारी यूनिट जो है वो झारखंड की है। इससे पंकज जी सहमत होंगे कि इससे ज्यादा समझ में नहीं आता ये लोग कर क्या रहे हैं। तो सबसे कमजोर यूनिट है, तो अपने कमजोर यूनिट को देख करके सेनाध्यक्ष सही सोच रहा है कि हमारे लोग वहाँ ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसे लोगों से दोस्ती की जाए जो ठीक ठाक है। तो ये उसी डायरेक्शन है। आखिर में दोनों से एक एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस संभावना में कोई दम है या नहीं, और अगर दम है तो ये कितने दिनों में जो प्लान है जो एग्जीक्यूट हो सकता है, एक एक करके बता दीजिए आप। समय सीमा इसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक परतें खुली नहीं है। मतलब हम ही लोग कयास लगा रहे हैं, अंदर से कोई खबर नहीं आ रही है। मतलब अंदर का मतलब झारखंड जेएमएम की तरफ से पति पत्नी के अलावा किसी को कुछ नहीं पता, और दूसरे पक्ष में मतलब टॉप 2 के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। तो कोई भी समय सीमा हम लोगों के कहने की स्थिति में हम से कोई नहीं। ये तो अनुभव के आधार पर अनुमान भी लगे, क्योंकि चीजें अब इतने आगे दिखाई। पर फिर कह रहा हूँ, अनुभव के आधार पे हम लोग तो फिर भी मतलब मध्य उम्र वाले लोग हैं। बड़े बड़े अपने से 20 साल सीनियर लोगों को भी इस मामले में एकदम हाथ खड़ा करते हुए मैं देख चुका, और नीचे वो यूट्यूबर्स को उछलने दीजिए, वहां पे तो हम लोग जा नहीं सकते। लेकिन अभी अपना पिछला इस मामले में काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल नया फेनोमेना है, क्योंकि एक बात मैं फिर से दोहराऊं जो शुरू में ही मैंने कही कि मजबूत स्त्रियां भारतीय राजनीति में रही है, मजबूत पुरुष रहे हैं। पावर कपल को भारतीय राजनीति पहली बार देख रहा है जो इतना बढ़िया से सिंक्रोनाइज है। ये दो नहीं, एक यूनिट की तरह से काम कर रहा है। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए पुराने अनुभव के नहीं कह सकते। एक चीज और है सर, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा परिसीमन और महिला आरक्षण लागू होने के बाद होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा।
परिसीमन से आमतौर पे ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, और महिला आरक्षण अगर लागू हो गया और अच्छी महिला चेहरा एक अगर है इनके तरफ, तो एक एडेड बेनिफिट है। और कल्पना सोरेन है उस तरह की, कैलिबर है उनमें। एक बात ये भी है पंकज जी कि परिसीमन होगा तो सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि लोकसभा की सीटें बढ़नी है। झारखंड में 14 से बढ़कर 20 सीटें होंगी लोकसभा की, तो जाहिर है कि विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। और तब ये जो हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं किसी खास जगह पर, किसी खास वर्ग का या किसी खास समुदाय का या किसी खास जाति का, वो भी बिखरेगा। तो क्या नई परिसीमन के बाद क्या नई राजनीतिक परिस्थिति बनेगी? सीटें बढ़ेंगी तो फिर बाकी नहीं सर, मैं एक चीज कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सीटें बढ़े क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी, ये तो 100% फिक्स है। तो वो 33% का देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने अच्छी खासी महिलाओं के वोट को अपनी ओर शिफ्ट किया था जेएमएम की तरफ। वो मैया सम्मान योजना की वजह से हो, सिंपैथी हो, बहुत तरह का फैक्टर था उसमें। आमतौर पे मोदी का फोकस भी महिला है, ये भी देखिए। तो बड़ी राजनीति जो है ना, वो देखिए कि जिस वजह से महिलाएं हमसे कट के उसकी तरफ गई, उस वजह को ही अपने साथ क्यों न मिला लिया जाए। तो आदिवासी और महिला दोनों। यहाँ एक हल्के अंदाज में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी अपने विरोधी खेमे में बहुत सारी महिलाओं से परेशान है। अब एक और परेशानी का सबब नहीं खड़ा होने देना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए अपने खेमे में लाना चाह रहे हैं, खेमे में लाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें और हेमंत आज की स्थिति में सर जेएमएम का तो जो स्थिति है, देखिए कल्पना सोरेन एंड हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन उस मुद्रा में है जो भोजपुरी गाने में कहा जाता है कि धनी हो सब धन तोहरे न बांटे, बस वही स्थिति है सर। और बस बाकी कोई डिसीजन मेकर नहीं है वहां। वो तो पहले भी नहीं था, पहले भी गुरुजी की चलती थी। उसके बाद एक समय ऐसा था जब शिबू सोरेन से ज्यादा सूरज मंडल की चलती थी, वो दौर था। लेकिन उसके बाद तो गुरुजी की चली, उसके बाद हेमंत सोरेन की चली। तो चलिए, आपसे चर्चा बहुत अच्छी लगी और हमारे दर्शकों को इस वीडियो को देखकर भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें हमने जो था सार्थक चीजों को सामने रखने का प्रयास किया और क्या चल रहा है उसको जानने का प्रयास किया। लेकिन शशि जी ने एक बहुत मार्के की बात बोली। अब तक हमने राष्ट्रीय राजनीति में और अलग अलग राज्यों की राजनीति में पुरुषों को देखा है बहुत पावरफुल होते हुए, महिलाओं को देखा है बहुत पावरफुल होते हुए, लेकिन पहली बार देश की राजनीति में एक पावर कपल उदय हुआ है। और इसको कैसे डील किया जाए, ये अभी तक अनुभव नहीं है भारतीय राजनीति में किसी दल के पास या किसी नेता के पास। इस वजह से भी शायद थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है। तो अब जो होगा सामने हम दिखेगा, क्योंकि हम कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहते, कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते। जो भी होगा दिखेगा, लेकिन क्या चीजें हैं, किस दिशा में जा रही है, इसका अनुमान आपको जरूर मिल गया होगा हमारी इस बातचीत में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने मेहमानों से, पंकज जी से और शशि जी से विदा लेते हुए, उनको धन्यवाद कहते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।